जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम महिला पर्यवेक्षक के 4th पार्ट शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के 2nd चैप्टर शाला पूर्व शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सिलेबस है वो आप सब लोगों के सामने दिया हुआ है। हम देख लेते हैं कि विगत प्रश्न पत्र में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शाला पूर्व शिक्षा से 6 प्रश्न, सीखने से संबंधित प्रक्रिया से 2 प्रश्न, सृजनात्मक विकास से 1, सीखने या अधिगम सिद्धांत से 2 प्रश्न, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से 1 प्रश्न। जो कि इस पार्ट से 12 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने हैं। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है कि हम इसको 2 वीडियो लेक्चर में खत्म करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वो है शाला पूर्व शिक्षा, सीखने से संबंधित प्रक्रिया एवं सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपको इसमें दिए हुए टॉपिक और सब टॉपिक पर डायरेक्ट पहुंचना है तो आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा उस टॉपिक पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, यानी कि शाला पूर्व शिक्षा क्या होती है। तो जैसा ही नाम से ही पता चल रहा है, शाला पूर्व शिक्षा यानी कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको विद्यालय जाने से पूर्व विद्यालय के लिए उनमें नींव डालना, उनको विद्यालय के लिए तैयार करना और उनमें विद्यालय समायोजन सिखाना ही शाला पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और यही शाला पूर्व शिक्षा होती है। तो जो ये शिक्षा है शाला पूर्व शिक्षा, वो 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शाला पूर्व शिक्षा किसने प्रारंभ की। किसी ने तो प्रारंभ की है। तो शाला पूर्व शिक्षा मैकमिलन बहनों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे पिछले बार प्रश्न भी पूछा गया था। जो शाला पूर्व शिक्षा है वह ICDS यानी समेकित बाल विकास परियोजना का एक अंग है। इसके अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। इसको हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देने का औचित्य यानी कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है या महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो होता है बच्चों को शाला समायोजन सिखाना, यानी कि बच्चे विद्यालय जाकर के वहां कैसे एडजस्ट करेंगे ये सिखाना ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसका ज्यादातर जो टाइम होता है वो अपने परिवार के सदस्यों, माता पिता के पास बीतता है। ऐसे में अगर आप उसे कहीं 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें तो जाहिर है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको घर की याद आएगी और वो रोएगा। इसीलिए ये शाला पूर्व शिक्षा प्रारंभ की गई, जिससे क्या होगा कि बच्चे धीरे धीरे स्कूल में बैठने की आदत उनमें पड़ेगी। जैसा कि हम देखते घर में सब लोग कहते हैं कि इसको भेज दो आंगनवाड़ी केंद्र में, बच्चा बैठना सीखेगा। मतलब बैठने से मतलब है वो स्कूल में जाके एडजस्टमेंट करना सीखेगा। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हुआ, शाला समायोजन सिखाना। दूसरा, बच्चों में पढ़ने की रुचि का विकास करना। ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों में पढ़ाई के लिए रुचि धीरे धीरे विकसित करना। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता तो वो सबसे ज्यादा उसकी सीखने की गति होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे तीव्र गति से वो सीखता है। इसलिए बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा करना। उसके बाद बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अगला है खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। इन खेल खेल में उनको गिनती सिखाना, उन्हें उलम सिखाना, ABCD सिखाना। ये बच्चे खेल खेल में सीख जाते, नाचते गाते सीख जाते और उनको पता भी नहीं चलता है। और एक इसका महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बच्चों को प्राकृतिक परिवेश से जोड़ना। ये ना केवल शाला पूर्व शिक्षा के लिए, ना केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए, ये हर एक स्टेज पे जब हम सीखते हैं, उसके हर एक स्टेज पे जब हम कोई चीज प्राकृतिक परिवेश से जोड़कर सीखते हैं तो उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यानी कि बच्चा बहुत जल्दी उसको सीख लेता है और उसको भूलता भी नहीं है और लंबे समय तक वो चीजें उसके दिमाग में बनी रहती है। तो शाला पूर्व शिक्षा से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों, आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। इसकी शुरुआत मैकमिलन बहनों ने की। ये ICDC के अंतर्गत आता है। आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा ये शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सीखने की प्रक्रिया तथा मानसिक क्षमता। कि सीखना क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और ये मानसिक क्षमताओं पर कैसे निर्भर करती है। एक टर्म आता है अधिगम,
ये मनोवैज्ञानिक टर्म है। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को अधिगम कहते हैं। तो सीखने और अधिगम में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज एक ही होती हैं। तो सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव, एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। यानी कि शिशु जब गर्भ में आता है, मतलब गर्भ में होता है, वो तभी से क्या करता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि आपने महाभारत में अभिमन्यु की कथा सबने सुनी होगी, तो जब वो पेट में थे तभी से उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने का जो प्रोसेस थी वो सीख ली थी। तो सीखना क्या है, जिस तरीके से विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, वैसे ही सीखना भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जो मनुष्य होता है वो हर एक स्टेज पे सीखता है, हर एक अवस्था में सीखता है। यानी कि जन्म से लेकर वो मृत्यु पर्यंत तक क्या करता है, सीखता रहता है। सीखना भी एक क्या होती है, निश्चित प्रक्रिया होती है, मतलब उसमें एक क्रम होता है। जब बच्चे पैदा होकर बड़े होते हैं तो उसमें एक क्रम होता है। जैसे भाषा ही इसको सीखनी है तो उसमें भी एक क्रम होता है। सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, सबसे पहले रोना सीखता है, फिर बड़बड़ाना सीखता है, फिर स्पष्ट उच्चारण सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीख रहा है। यानी कि सीखना कैसी, एक क्रमिक प्रक्रिया, उसमें एक क्रम होता है, अपन क्रम बाय क्रम सीखते हैं। ठीक, और ये मानसिक क्षमताओं पर भी निर्भर करती है। ये तो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सीखना होता है वो मानसिक प्रक्रियाओं पर, मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। जैसे कि दो बालक हैं, एक की मानसिक क्षमता से थोड़ा वीक है और एक का माइंड बहुत अच्छा है। तो क्या होता है कि जब जिसका माइंड थोड़ा कम होता है या मानसिक क्षमता थोड़ी कम होती है, उसको सिखाने के लिए अपन को अधिक एफर्ट लगाना पड़ता है। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिसकी मानसिक क्षमता अच्छी होती है, उसको अपन थोड़े से एफर्ट में बहुत सारा कुछ सिखा देते हैं। तो क्या होता है कि सीखना जो होता है वो मानसिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। क्योंकि सीखने का जो एक प्रक्रिया है वो कई आयामों में बटी है। तो जो आयाम है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले सीखने का प्रकार, कि सीखने का प्रकार क्या है, किस प्रकार से सीखा जाता है, सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं, सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीखने के प्रकार। सीखने के 4 प्रकार होते हैं: अभिग्रहण से सीखना, अन्वेषण से सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। पहला पॉइंट आता है अभिग्रहण से सीखना, इनकी रिसेप्शन लर्निंग। अभिग्रहण से सीखना मतलब बच्चे जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब वो सीख रहे होते हैं तो जो सीखने वाली सामग्री होती है या तो उनके सामने रख दी जाए या उन्हें बोलकर बताती जाए, तो क्या कर लेते बच्चे, उनको आत्मसात कर लेते, उनको समझ लेते, अपने अंदर क्या कर लेते, ग्रहण कर लेते। ग्रहण करने से मतलब खाने से नहीं कि उनको खा लेते, मतलब उनको देखकर आत्मसात कर लेते कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है। तो अभिग्रहण से सीखने का मतलब हुआ कि बच्चों को सीखी जाने वाली सामग्री जब उनके सामने आती है तो उनको आत्मसात कर लेते, मतलब अभिग्रहण कर लेते हैं। अभिग्रहण सीखना कहलाता है। दूसरा है अन्वेषण सीखना, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग ये होती है जो शिक्षार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, जब उसके सामने सीखने वाली सामग्री रखी जाती है तो वो उनमें क्या करता है, उन सामग्रियों से एक नया नियम, एक नई खोज, एक नई डिस्कवरी करता है और उसके बाद क्या करता है, वो सीखता है। तीसरा है रटकर सीखना। रटकर सीखना, जाहिर सी बात है ये सबने किया होगा रटकर के सीखना। जब बच्चा छोटा या 4 या 5 वर्ष का होता है तब वो इस विधि का या इस प्रकार का बहुत यूज करता है, यानी कि वो रटकर ही सीखता। उसको मतलब नहीं होता कि क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, या कोई सेंटेंस वो पढ़ रहा है उसका अर्थ क्या है, वो मनमाने ढंग से सिर्फ रटता है। इसमें कोई नियम नहीं होता, कोई कायदा नहीं होता, सिर्फ रटकर क्या कर लेता है, वो उस चीज को याद कर लेता है, सीख लेता है। अगला है अर्थपूर्ण सीखना, यानी मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थपूर्ण सीखने में क्या होता है कि जब बच्चों के सामने या शिक्षार्थियों के सामने कोई शिक्षण सामग्री या सीखने वाली सामग्री रखी जाती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको एक नियम के द्वारा सीखते हैं। यानी कि कोई अपने सामने कोई मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है या सवाल है, उसको क्या करते हैं, वो सबसे पहले उनको नियम के द्वारा सीखते, स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते हैं, फिर उसके सार तत्व को ग्रहण करते हैं और अपने ज्ञान में क्या करते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, यानी कि वो सीख लेते। तो ये होगा सीखने के प्रकार। अगला है सीखने की विधियां। तो देखते हैं सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं। सीखने की विधियां है प्रेक्षण द्वारा सीखना, विवेचना द्वारा सीखना, करके सीखना,
पुनः निरीक्षण विधि, रटकर तथा समझकर सीखना आदि। पहली विधि है प्रेक्षण द्वारा सीखना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस विधि का प्रतिपादन बेंडूरा द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस विधि के द्वारा बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं और लंबे समय तक उनके दिमाग में ये सारी चीज रहती है। यानी कि इस विधि में जब बालक किसी प्रक्रिया को पुनर्वलित होते देखते हैं तो उनमें क्या होता, वैसा ही करने की क्या होती, तीव्र प्रवृत्ति जाग उठती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके बाद क्या होता है, वो इस प्रक्रिया से तेजी से क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं और उनके दिमाग में ये चीज लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरा है विवेचना विधि। विवेचना विधि से मतलब ये है कि जब बच्चे ग्रुप में पढ़ना सीखते हैं और किसी चीज के बारे में एक दूसरे से सवाल जवाब या उनके गुण दोष बताते हैं, यानी कि उसकी विवेचना करते हैं, तो उस चीज से वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और इस विधि से उनमें क्या होती, सहभागिता की भी भावना जागृत होती है। तीसरा है करके सीखना। करके सीखना एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है या स्वयं ही उसके विशेष स्वरूप को समझने के लिए कुछ प्रयोग करता है तो इससे वह उस कार्य को क्या करता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। यानी कि स्वयं से की हुई चीज हमें हमेशा याद रहती है। ठीक है। अगला है पुनः निरीक्षण विधि। पुनः निरीक्षण विधि ये हम सब लोगों ने पढ़ी है। पुनः निरीक्षण विधि से जैसे कि कोई लेसन होता है उसको क्या कर लेते हैं, पहले हम याद कर लेते हैं। याद करने के बाद क्या होता है, जब हम दोबारा उसको पढ़ते हैं तो हम बिना उसको देखे हुए भी उसको बोल सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको मन मन में दोहरा भी सकते हैं। ये होती है पुनः निरीक्षण विधि। अगली है रटकर तथा समझकर सीखने की विधि। रटकर या समझकर सीखने की विधि से मतलब ये है कि जब बच्चा 4 या 5 वर्ष में होता है उस टाइम वो किसी भी चीज को क्या करता है, रटकर सीखता है। उस वक्त उसे उस चीज का क्या होता है या उस वाक्य का अर्थ पता नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उस पढ़ी हुई चीज को, उस रटी हुई चीज को क्या करने लगता है, वो समझने भी लगता है। इसे ही हम रटकर तथा समझकर सीखने की विधि कहते हैं। चलो आगे हम देखते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि सीखने को कौन कौन प्रभावित करता है। पहला है मनोवैज्ञानिक तत्व, दूसरा शारीरिक तत्व और तीसरा है वातावरणीय तत्व। तो पहला देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो तत्व है यानी कि साइकोलॉजी जो फैक्टर है वो सीखने को किस तरीके से प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक तत्व को सीखने को हम अनुप्रेरणा कहते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक तत्वों के द्वारा जो हम सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन। यानी कि जब तक हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक सीखना संभव नहीं है। यानी कि जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है, उसका सीखने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इन प्रेरणाओं में यानी कि मोटिवेशन में क्या आते हैं, पुरस्कार आते हैं। अगर कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो अगर हम पुरस्कार के रूप में उसको कुछ देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर और मोटिवेशन आता है, वो और कुछ मतलब और अच्छा करने का प्रयास करता है। दूसरा होता है दंड, पुरस्कार एवं दंड से बच्चे सीखते हैं। फल का ज्ञान, स्पर्धा एवं सम्मान से भी बच्चे सीखते हैं। तो सीखने वाले के अंदर क्रिया को अभिप्रेरणा द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जो सीखने वाला है, जो सीख रहा है, उसको अगर अपन मोटिवेट करेंगे तो वो और अच्छी तरीके से सीखेगा। दूसरा होता है शारीरिक तत्व। ठीक है। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें शारीरिक जो तत्व होते हैं यानी कि फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही योगदान करते हैं। यानी कि अपन को पता है अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। तो ये सारी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, सीखने की प्रक्रिया में क्या होती, एक्टिव रहती है। यानी कि कोई चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें अपनी आंखें, ठीक, और अपना जो आंखें काम करती हैं, आंखों से हम उस चीज को देख रहे हैं, बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमारे सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि करती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान
देती है। अगर जैसे हमारे अंदर शारीरिक थकान है, या हम मादक वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, या अगर हम तनाव में हैं, अगर हमारी जो ग्रंथियां हैं यानी कि ग्लैंड्स हैं, उनसे जो स्रावित हार्मोन है उनमें अगर असंतुलन है, तो जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है उस पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव, ये सारी चीजें विपरीत प्रभाव डालती हैं। इसके साथ ही शारीरिक अंगों को पूर्णतः स्वस्थ शरीर, सीखने वाले की शारीरिक व मानसिक क्षमता आदि तत्व भी सीखने पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो अगर किसी का शरीर स्वस्थ है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो स्वस्थ दिमाग होता है वो स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। यानी कि सीखने में हमारे शारीरिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला है वातावरणीय तत्व। यानी कि वातावरणीय तत्व अपन समझते हैं हमारे चारों ओर जो भी है, जहां जहां हम सीखने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमारा घर, यानी कि जो सीखने की हमारी सबसे पहले शाला होती क्या होती है, हमारा घर ही होता है। ठीक है, तो घर है, कक्षा है, विद्यालय का जो वातावरण है वो सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, बहुत ही प्रभावित करता है। अगर हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, हमारी कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर हमें सारी सुविधा मिल रही है, यानी कि जब हम विद्यालय में जाते हैं और गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी में हमें पंखा नहीं है तो क्या करते हैं, हमारा ध्यान किस पे रहता है, गर्मी पे रहता है। तो यानी कि अगर हमको सभी सुविधाएं अच्छी तरीके से मिल रही, जैसे उचित तापमान है, कमरे में अच्छा प्रकाश है, पंखे हैं, फर्नीचर है, वायु का जो आवागमन है वो बहुत अच्छा है, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग किस पे रहता है, पढ़ाई पर रहता है। यानी कि विद्यालय का जो वातावरण है वो अधिगम पर यानी कि पर बहुत प्रभाव डालता है। कक्षा का माहौल, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है हमारे परिवार का माहौल। अगर हमारे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है तो सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला है सीखने के सिद्धांत। हमारे बहुत मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने सीखने के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कुल 8 नियम है, जिसमें उन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। ये नियम हम जब पाठ खत्म हो जाएगा उसके बाद एक अलग वीडियो में आपको समझाएंगे। अगला है थॉर्नडाइक का प्रश्न और भूल का सिद्धांत, पावलोव का अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। तो जो ये सीखने के सिद्धांत हैं, इन मनोवैज्ञानिकों ने जब इनका प्रतिपादन किया तो इनका प्रयोग किन्हीं जानवरों पर किया है, और फिर उन्होंने क्या बनाया है, एक नियम बनाया है। जैसे हम एक नियम के बारे में पढ़ते, थॉर्नडाइक का प्रश्न और भूल का सिद्धांत उन्होंने कैसे प्रतिपादित किया। उन्होंने अपना ये जो नियम था, ये सिद्धांत था, उन्होंने एक बिल्ली पर दिया है। उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली, इसको बहुत जोरों से भूख लगी थी, एक पजल बॉक्स ने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, और उस पजल बॉक्स के बाहर एक प्लेट में ताजी ताजी मछलियां रख दी। अब तो बिल्ली का बहुत मन हो रहा था खाने का, और उसमें क्या था, निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, वो क्या होता था, एक स्विच से खुलता था। तो बिल्ली क्या मछली को देख के पहले तो बहुत उछली इधर उधर, और सीखचों से, और जो वहां उसमें खिड़कियां थी जो पजल बॉक्स से, उसमें झांकती, कहीं इधर धक्का देती, कहीं उधर, कहीं उसको जोर जोर से हिलाती। तो गलती से क्या हुआ, एक बार पंजा उसका उस स्विच पर दब गया और दरवाजा खुल गया। तो वो बाहर निकल के क्या कर लेती, मछलियों को खा लेती। यानी कि उसने बहुत बार भूल करी और बार बार प्रयत्न कर रही थी। फिर क्या हुआ, दोबारा उसको उस पजल बॉक्स में बंद किया गया, तो उसने पहले की तुलना में इस बार कुछ कम समय लिया और वो बाहर निकल आए। फिर जब उसको बार बार इसी तरीके से बार बार बंद किया गया तो फिर उसको समझ में आ गया कि इस स्विच को दबाने से इस पजल बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है। ये था थॉर्नडाइक का प्रश्न और भूल का सिद्धांत। ऐसे ही सभी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनने सभी पे किसी न किसी जानवर पे किया है। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि पावलोव का अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत किस जानवर पे किया था, और कोहलर ने अपना जो सूझ का सिद्धांत दिया था वो किस जानवर पे किया था। तो ये हो गया अपना सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगला है शारीरिक एवं गत्यात्मक
विकास, यानी कि जो बच्चे हैं उनका शारीरिक और गत्यात्मक विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस तरीके से होता है। तो अपन ने पता है कि 4 अवस्थाएं होती है, पूर्व प्रसूति काल, शैशव अवस्था, बचपन अवस्था और बाल्य अवस्था। इसमें से पूर्व प्रसूति काल हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, और प्रारंभिक 3 वर्षों में भी विकास और बचपन अवस्था ये सब उसमें पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि बाल्य अवस्था में उनका विकास यानी कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो जो बाल्य अवस्था है वो 2 भागों में बटी है, एक तो प्रारंभिक बाल अवस्था, दूसरी है उत्तर बाल अवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था, इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। जो प्रारंभिक अवस्था होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल अवस्था या प्राक टोली अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, यानी कि 6 वर्ष की उम्र में औसत वजन, यानी कि औसत वजन, यानी लड़कों और लड़कियों का जो औसत वजन होता है वो 50 पाउंड और ऊंचाई लगभग कितने इंच हो जाती है, 45 इंच के बराबर हो जाती है। इसमें जो हमारा शारीरिक गठन होता है, यानी कि बच्चों का जो शारीरिक गठन होता है प्रारंभिक बाल अवस्था में, उनको 3 टर्म्स में समझाया गया है। पहला है एंडोमार्फिक, यानी कि जिनका शारीरिक गठन कैसा होता है, वो मोटा होता है, यानी कि दिखने में गोलू टाइप लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंडोमार्फिक कहते हैं। दूसरा होता है मेसोमार्फिक, यानी कि जो हष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि मस्कुलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, मेसोमार्फिक। तीसरा है एक्टोमार्फिक, यानी कि जो दुबले पतले होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्टोमार्फिक कहते हैं। तो ये तीनों टर्म आप याद कर लेना, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। अगला आता है उत्तर बाल अवस्था, यानी कि लेट चाइल्डहुड। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, जो ऊंचाई होती है वो 2-3 इंच की वार्षिक वृद्धि, यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था, यानी कि 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक उनकी कितनी हो गई थी, 45 इंच हो गई थी, और 6 वर्ष के बाद वार्षिक वृद्धि कितनी होने लगती है, 2 से 3 इंच की होने लगती है। हाइट देख लेते हैं, 11 वर्ष की लड़की की जो औसत हाइट होती है वो 58 इंच होती है, यानी कि, और 11 वर्ष के लड़के की औसत ऊंचाई 57.5 इंच, यानी कि जो उत्तर बाल अवस्था होती है उसमें लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबी होती हैं, और वजन 3 से 5 पाउंड वार्षिक वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था के बाद 6 वर्ष के बाद उनकी वजन में 3 से 5 पाउंड वार्षिक वृद्धि होती है, और दांत 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, गिरोह की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा समूह में रहते, इसलिए गिरोह बना के रहते, समूह बनाकर रहते, इसलिए इस अवस्था को गिरोह अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में उनका शारीरिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास भी होता है। अगले आते हैं अपन किशोरावस्था, कि किशोरावस्था में किस तरीके से उनका शारीरिक विकास होता है, उनका गत्यात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो अपन देखते किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो तरुणावस्था या प्राकिशोरावस्था, यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था, दूसरी प्रारंभिक किशोरावस्था, और तीसरी है परवर्ती किशोरावस्था। तो जो पहला है तरुणावस्था, यानी कि तरुण मतलब क्या होता है, युवा। तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था की जो पहले की अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं अपन, प्राक किशोरावस्था कहते हैं। लड़कों में ये अवस्था 12 से लेकर 14 वर्ष तक की होती है, और लड़कियों में ये अवस्था 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालिका का शरीर एक वयस्क का शरीर धारण कर लेता है, यानी कि जो बालिका होती है उसका 11 वर्ष तक की उम्र में एक वयस्क की तरह उसका शरीर हो जाता है। दूसरी है प्रारंभिक किशोरावस्था। ये अवस्था 3 से 14 वर्ष से प्रारंभ होती है और 17 वर्ष तक चलती है, यानी कि ये कब से प्रारंभ होती है, 3 से 14 वर्ष से प्रारंभ होती है और 17 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है, यानी कि लड़कियां प्राक अवस्था में वयस्क शरीर धारण कर लेती है, यानी कि लड़कियों में प्राक अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिकतम होता है, और लड़कों में प्रारंभिक किशोरावस्था में मानसिक विकास और शारीरिक विकास अधिकतम होता है।
नेक्स्ट है परवर्ती किशोरावस्था। यह अवस्था 17 वर्ष से 19 से 20 वर्ष तक चलती है। बालक पूर्ण रूपेण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और भविष्य के बारे में तरह तरह की योजना बनाना शुरू कर देता है। यानी कि यही वह अवस्था होती है जब हम अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या बनना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अगला है प्रारंभिक वयस्कता। यानी कि ये जो एज होती है वो 21 से 40 वर्ष तक होती है। जो लोग मतलब जो लड़के और लड़कियां होती है वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, अपना घर परिवार बसाते हैं, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके अपने जो काम है, अपना जो करियर है उसमें क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। मध्य अवस्था होती है 40 से 60 वर्ष। यानी कि 40 से 60 वर्ष की अवस्था जो होती है वो क्या करते, पूर्व प्राप्त उपलब्धि तथा आकांक्षाओं को सुदृढ़ किया जाता है। यानी कि इस अवस्था में उन्होंने जो भी उपलब्धि ली है, जो भी उनकी आकांक्षाएं थी, उनको क्या करते हैं ये लोग सुदृढ़ करते हैं। उनको क्या करते हैं, सुदृढ़ करते। अगली है अपनी सठिया अवस्था या फिर बुढ़ापा अवस्था। सठिया अवस्था या बुढ़ापा अवस्था, ये अवस्था 60 वर्ष से लेकर कब तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। तो अपन ने पढ़ लिया है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, इसके जो जो आयाम थे वो हमने पढ़ लिए हैं कि किशोरावस्था में कैसे होता है, प्रारंभिक बाल अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में। अब आगे हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास पढ़ने से सबसे पहले हम पढ़ लेते कि संज्ञानात्मक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञान, संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। यानी कि संज्ञान होती है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि पहले हम किसी चीज के बारे में विचार प्रकट करते हैं, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो किसके अंतर आता है, संज्ञान में आता है। संज्ञान में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का क्या होता है, ये सामूहिक नाम है। संज्ञान यानी कि हमारे जो मानसिक मन में है जो बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं उनका सामूहिक नाम है, जिसमें ध्यान आता है, स्मरण आता है, निर्णय लेना आता है, भाषा निपुणता एवं समस्या हल करना सभी शामिल होता है। जो संज्ञानात्मक विकास है, इस शब्द का प्रयोग हम मनोवैज्ञानिक विकास के व्यापक अर्थ में करते हैं, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन, पहचान, रिमेम्बरिंग और व्याख्या आते हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए हैं जीन पियाजे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो उन अवस्थाओं को हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई। तो इन अवस्थाओं को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें किन किन विचारों को उन्होंने सम्मिलित किया था। तो सबसे पहला है निर्माण और खोज, और दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। जो ये कार्य क्रिया का अर्जन है उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक तो सात्मीकरण और दूसरा है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहली है संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, यानी कि इसका टाइम पीरियड है 11 से 15 वर्ष। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमको ये चारों अवस्थाएं याद करनी है और इनका टाइम पीरियड बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि पेपर में इनके टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी अवस्था का टाइम पीरियड कितना कितना होता है। सबसे पहली अवस्था हम पढ़ते हैं संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि इस अवस्था का जो समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। और इस अवस्था में जो शिशु होता है वो अपनी आंखों, कानों,
हाथों और उसके जो अन्य संवेदी प्रेरक उपकरण हैं उसके माध्यम से क्या करता है, सोचता है। यानी कि उसके जो संवेदी प्रेरक उपकरण हैं सोचने में वह उसका यूज करता है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ही क्या करता है, ज्ञान अर्जन करता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रिया होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे का जो विचार है, सोचना है और ध्वनियों को पहचानना है, वस्तुओं को पहचानना है, अनुभव लेना, वो किसके द्वारा करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करता है। और वातावरण में जितने भी वस्तुएं या सिग्नल जो कुछ भी उपस्थित हैं उनका क्या करता है, वो ज्ञान अर्जन करता है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल पीरियड। यह 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक होता है वो स्वयं केंद्रित व स्वार्थी ना होकर वो क्या करता है, वह दूसरों के संपर्क में जाता है। यानी कि अपने आस पास, पड़ोस, अपने परिवेश, विद्यालय, अपने घर परिवार के लोग, इन सब के संपर्क में जाता है और ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ा लेता है। यानी कि वह खेल के माध्यम से, किसी चीज का अनुकरण करके, चित्र निर्माण या भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी को अधिक से अधिक बढ़ा लेता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करने लगता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहती है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, वो अपने माइंड में एक प्रतीक यानी एक पिक्चर टाइप की बना लेते हैं, लेकिन उनको इस टाइम पीरियड में वो यह नहीं समझ पाते हैं कि किसी कार्य का क्या संबंध होता है या उसके बारे में लॉजिकल जो उनका विचार होता है या लॉजिकल जो सोच होती है वो नहीं सोच पाते हैं। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता भी पाई जाती है। इस प्रक्रिया में यानी कि इस अवस्था में वो बहुत सी मानसिक क्रियाएं सीख लेते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सब क्या कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं। परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे छुपे जो नियम होते हैं तथा उसके बारे में जो तर्क होता है उसके बारे में ये अनभिज्ञ रहते। केवल उनको जिस तरीके से सिखाया जाता है वो उसी तरीके से सीख लेते हैं। उसके नियम के बारे में उनको ज्यादा नहीं पता होता, वो तर्क करना ज्यादा नहीं जानते हैं या उन नियमों में क्या क्रमबद्धता होनी चाहिए, इन सब के बारे में क्या रहते हैं, वो अनभिज्ञ रहते हैं। नेक्स्ट है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो वो अपने आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके बीच संबंध समझने लगता है। ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, या 2 घटनाओं के बीच में क्या समानता है या क्या भिन्नता है, यानी कि समानता और भिन्नता को भी वो समझने लगते हैं। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध हो जाता है, वर्गीकरण सीख जाते हैं, क्रमानुसार व्यवस्था सीख जाते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति के मत पारस्परिक संबंध का ज्ञान भी हो जाता है और इस अवस्था में क्या करने लगते हैं, वो किसी चीज को लेकर या किसी घटना को लेकर वे तर्क करना सीख जाते हैं। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने का जो नियम है वो नियम को वो सीख लेते हैं। यानी कि इस क्रिया में वो क्या क्या सीख लेते हैं, तर्क करना सीख जाते हैं, वर्गीकरण सीख जाते हैं, संख्या बोध को सीख लेते हैं। और जो ये अवस्था होती है, इस अवस्थाओं में बालक के जो विचार होते हैं या विचार करने की जो प्रक्रिया होती है वो छोटे बालकों की अपेक्षा बड़े बालकों से अधिक, यानी कि बड़ों से अधिक मिलने लगती है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। और ये टाइम पीरियड 11 से 15 वर्ष के बीच में रहता है। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, तार्किक चिंतन की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है,
समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। अगर कोई समस्या है तो उसका वो समाधान निकालने लगते हैं। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने लगते हैं। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि जो उनके सामने जो वास्तविक अनुभव है या हम उनको तो क्या करते हैं, वो उस चीज को कल्पना में ले जाकर सोच कर, यानी कि हम अगर मानो उनको कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो वो उसको कहानी के रूप में सोचने लगते हैं और उसी तरीके से अपने आप को उसी परिस्थिति में ढालकर वो सीख लेते हैं। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता हो जाती है। विसंगतियों के संबंध विचार करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। यानी कि इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या हो जाता है, वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं, समस्या समाधान सीख लेते हैं, वास्तविक अवास्तविक में अंतर सीख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पियाजे का संज्ञानात्मक नियम। और इस नियम में उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो हमने सारी पढ़ ली हैं। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि बेल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय माता दी।